नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पिछले सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 1 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करने के अलावा बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और बाद में अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर के हालात की समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ जम्मू पहुंचे राजनाथ सिंह का बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना, सांसद जुगल किशोर शर्मा और जम्मू के महापौर राजेंद्र शर्मा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हवाई अड्डे पर स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू पहुंचते ही जम्मू विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। इस सम्मेलन में रक्षा विशेषज्ञों, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों, शिक्षाविदों, चिकित्सकों और युवाओं समेत करीब 1500 विशिष्ट आमंत्रित लोगों ने भाग लिया। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन के माध्यम से यूपीए सरकार के दौरान की कमजोरियों से जनता को अवगत कराया और बताया कि कैसे मोदी सरकार आने के बाद से आतंक पर करारा प्रहार किया गया है। इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में जो प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने था वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर कुछ बतलाने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी मैं चर्चा करूंगा अपनी गवर्नमेंट को लेकर ही चर्चा करूंगा, पॉलिटिकल पार्टी की यहां चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आज तक अपनी पॉलिटिकल लाइफ में कभी भी यूनिवर्सिटी प्रीमाइस के अंदर मैंने कोई पार्टी कार्यक्रम नहीं किया है, उसकी कभी भी मैंने इजाजत दी नहीं। इसलिए यहां मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं बोलूंगा। गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस रहा है 9 वर्षों का, कुछ उसके बारे में चर्चा करूंगा और कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी हमारे देश की है उसके बारे में चर्चा करूंगा। 9 वर्षों का कार्यकाल हमारे प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व की सरकार का गुजरा है। यदि मैं कहूं कि 9 वर्षों के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही क्रांतिकारी और युगांतकारी सुधारों की नींव रखी है, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। अचीवमेंट्स तो गवर्नमेंट के बहुत सारे हैं। मैं समझता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स की बुकलेट भी उपलब्ध हुई होगी, लेकिन सब मिला जुलाकर मैं यह कह सकता हूं कि 9 वर्षों में एक बहुत बड़ा काम यह हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए वह नहीं लिया जाता था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत kuch बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत सारी दुनिया में भारत की बनी। भारत की प्रतिष्ठा का अंतर्राष्ट्रीय जगत में मूल्यांकन करना हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो इस बार की विदेश यात्रा थी, इसके पहले की जो उनकी विदेश यात्रा थी, उस दौरान भी आप देखें एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर यह कहता है अब्बास है। दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश अमेरिका माना जाता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन यह कहते हैं ग्लोबली आप इतने पॉपुलर हो कि आपका ऑटोग्राफ लेने की इच्छा हो रही है। और पापुआ न्यू गिनी का प्राइम मिनिस्टर अपनी रेस्पेक्ट फ्रॉम इनर कोर ऑफ हार्ट एक्सप्रेस करने के लिए वो पैर छूता है। पैर छूना यह कोई छोटी बात नहीं है। यह जो कुछ भी हुआ है, मैं समझता हूं कि इन सब सारे लोगों ने भारत के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति की है। हर भारतवासी का यह सम्मान है। यह केवल प्राइम मिनिस्टर का ही सम्मान नहीं है। यह हैसियत भारत की बनी है और बड़े उत्साह के साथ भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मुझे तो प्राइम मिनिस्टर की वह बात याद आती है जब उन्होंने कहा था 2014 में हम और वह
मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, वो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में एक सार्वजनिक सभा में मौजूद थे। उन्होंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। यदि मैं कहूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ भी उस समय सौगंध ली थी, कसम खाई थी, उसको लेटर एंड स्पिरिट में उसका निर्वाह किया है, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। आर्थिक दृष्टि से यदि आप देखें, 2014 में जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी, तो उस समय इकोनॉमी की साइज के मामले में भारत दुनिया में लगभग 10वें 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन 9 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत वहां से जंप लेकर दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। मैं देख रहा था, मॉर्गन स्टैनले एक फाइनेंशियल फर्म है जो कि पहले भारत के बारे में कहती थी कि बहुत ही आर्थिक दृष्टि से यह कमजोर देश है, और उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था, फ्रेजाइल 5। तो फ्रेजाइल 5 में कुछ कई कंट्री थी, ब्राजील था, इंडोनेशिया थी, साउथ अफ्रीका, उसमें भारत का भी नाम रखा था। 2013 की बात मैं कर रहा हूं, जब मॉर्गन स्टैनले इस फर्म ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की चर्चा करते हुए यह बात कही थी, और उसी में उन्होंने फ्रेजाइल 5 का लड़खड़ाती हुई, टूटती हुई, कमजोर अर्थव्यवस्था की बात कही थी, 5 कंट्रीज की, तो उनमें भारत भी शामिल था। अब जानते हैं, वही मॉर्गन स्टैनले फर्म यह कहती है कि इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि 2027 आते आते, यानी 4 वर्षों के अंदर भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं इस सच्चाई को, कि सारी दुनिया भी जानती है, पावर परचेजिंग पैरिटी के मामले में आज ही हमारा भारत दुनिया के 3 देशों में आकर खड़ा हो गया। पावर परचेजिंग पैरिटी के मामले में यह हैसियत सारी दुनिया में भारत की बनी है। अब एक घटना, रूस और यूक्रेन के युद्ध चल रहा है। इस यूक्रेनियन क्राइसिस के दौरान हमारे बहुत सारे बच्चे जो वहां पर फंसे हुए थे यूक्रेन में, उनके गार्जियंस यहां बराबर गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे, चाहे जैसे भी हो, यूक्रेन से हमारे बच्चों को आप बाहर निकालो। असमंजस की स्थिति थी, लेकिन एक स्ट्रांग विल पावर होने के कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चटपट फैसला किया और टेलीफोन उठाकर सीधे रूस के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन से बात की, अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन से बात की, और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और आप सबको जानकारी है कि 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हम अपने हजारों बच्चों को लेकर जो भारत आए। भारत के बारे में एक धारणा यह भी थी कि भारत बहुत कमजोर देश है, लेकिन अब यह धारणा धीरे धीरे काफी हद तक सारी दुनिया में अब समाप्त हो चुकी है। यह हमारी हैसियत बनी है। उरी और पुलवामा की जो घटना हुई, मैं ही गृह मंत्री था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, और जब मैं अपने शहीद जवानों का 100 अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ रहा था, उस समय जो हमारी स्थिति थी, हमारी उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जाने के बाद तुरंत प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बैठक हुई। बहनों भाइयों, मैं इस प्राइम मिनिस्टर के विल पावर की मैं सराहना करना चाहूंगा। 10 मिनट भी नहीं लगे थे कि चटपट फैसला कर दिया, और आपने देखा कि उसके बाद हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं, बल्कि उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में काफी कामयाबी हासिल की। यानी भारत की ने यह मैसेज सारी दुनिया को देने में कामयाबी हासिल की कि भारत तब पहले जैसा भारत नहीं रहा, भारत ताकतवर भारत बनता जा रहा है।
जरूरत पड़ी तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह सब सारी चीजें मैंने विशेष रूप से इसलिए कही कि जिनके कारण कि भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। कमिटमेंट का जहां तक प्रश्न है, पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते और उसके पहले भी सामान्यतः इलेक्शन मैनिफेस्टो जब तैयार होता रहा है तो पिछले 2 चुनावों से हमारी उसमें प्रमुख भूमिका रही है। 2014 में तो स्वयं ही नेशनल प्रेसिडेंट था पार्टी का, इस कारण रोल था ही, सब कुछ देखना ही था। उस समय भी प्राइम मिनिस्टर हमसे कहते थे कि राजनाथ जी, मैं जानता हूं कि आप नहीं होने देंगे, लेकिन पूरा प्रिकॉशन लीजिएगा, अक्षर से देख लीजिएगा कि हम जो कह रहे हैं वो होना चाहिए। 2019 में जब मैं पार्टी अध्यक्ष नहीं था, गृह मंत्री था, तो उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन मैनिफेस्टो यदि किसी की चेयरमैनशिप में बनेगा तो राजनाथ सिंह की चेयरमैनशिप में बनेगा और वह कमेटी हमारी चेयरमैनशिप में बनेगी। और उन्होंने कहा सावधानी बरतिए, ऐसा कुछ ना हो कि हम कमिट कर दें इस देश के साथ और हम उसको पूरा नहीं कर पाए। और यह बात मैं समझ रहा था कि ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। बहुत पॉलिटिकल लीडर्स कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और मैं समझता हूं पॉलिटिक्स में लोगों के वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से पहले जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया और यह विश्वसनीयता का संकट यानी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यह लगातार गहरी होती चली गई। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह संकल्प लिया कि हम भारत की राजनीति में पैदा हुई इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को हम चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और इस पर विजय प्राप्त करेंगे। उठाकर देख लीजिए मैनिफेस्टो, जो कहा था अक्षर से उसका पालन किया, जो कहा था अक्षर से उसका पालन किया। मैं मानता हूं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्रेडिबिलिटी का होना पॉलिटिशियंस का यह बहुत ही आवश्यक है और बहुत बड़ी पूंजी होती है यह क्रेडिबिलिटी। तो उसको भी स्टैब्लिश करने में हम लोगों ने काफी हद तक एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। करप्शन की बात मैं करता हूं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि न मैं खाऊंगा और न खाने दूंगा। तो लोगों ने कहा क्या कह रहे हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। सच्चाई यह है कि मुझे भी पहले समझ में नहीं आ रहा था कि ठीक है आप खाएंगे नहीं, मान लिया, खाने नहीं देंगे यानी भ्रष्टाचार पर आप अंकुश कैसे लगा देंगे? मेरे सामने भी असमंजस की स्थिति, मैं सोच नहीं पा रहा था। वो प्रधानमंत्री बन चुके थे, महीने 1.5 महीने के बाद की बात है, मैं गृह मंत्री के रूप में, हम दोनों लोग बैठे थे और एक वो मीटिंग उन्होंने आमंत्रित की थी, उसमें मुझे भी बुलाया था। उसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सभी के अकाउंट्स खोलने की बात हो रही थी। तो मैं बैठक समाप्त होने के बाद मैंने कहा कि ये बताइए मोदी जी कि इतनी जल्दी सब अकाउंट्स खुल जाएंगे लोगों के? उन्होंने कहा खुलेंगे। मैंने कहा इसका पर्पज क्या है? कहा राजनाथ जी आगे देखिएगा। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के हर परिवार में लोगों के अकाउंट्स बैंक में खुल गए। बात मेरी समझ में तब आई, बात मेरी समझ में तब आई जब डीबीटी के माध्यम से लोगों को पैसा ट्रांसफर होना शुरू हुआ। और मुझे बात राजीव गांधी जी की याद आई। राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं, बामुश्किल 15 पैसा नीचे तक लोगों के पास पहुंच पाता। यह प्रकार से लाचारी व्यक्त की थी। मैं प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आलोचना नहीं कर रहा हूं और सामान्यतः राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मुझे आपने कभी नहीं सुना होगा मैंने किसी प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज किया।
पॉलिसी को लेकर तो जरूर कुछ बातें हो सकती हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये व्यक्ति नहीं होते, संस्था होते हैं। दे आर नॉट इंडिविजुअल बट दे आर इंस्टीट्यूशंस। इसलिए मैं आलोचना नहीं कर रहा। उन्होंने एक मजबूरी व्यक्त की थी प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, और उसको चैलेंज के रूप में यदि किसी ने स्वीकार किया तो आज के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया। आज यदि 100 पैसा बैंकों से चलता है, 100 का 100 पैसा लोगों की जेब में पहुंच रहा है। करप्शन केवल भाषण देकर न तो मिनिमाइज किया जा सकता है, रूट आउट करना तो बहुत बड़ी बात है। मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि करप्शन को हमने रूट आउट कर दिया, ये कोई नहीं कर सकता। पता नहीं सतयुग में रहा होगा कि नहीं रहा होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन करप्शन को भाषण देकर मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। करप्शन को यदि मिनिमाइज किया जा सकता है तो सिस्टम में बदलाव लाकर ही मिनिमाइज किया जा सकता है, और इस काम को भी हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया है। और 9 वर्षों में बहुत सारे काम किए हैं। उन सब सारे कामों की बहुत डिटेल में जाकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। कितने एम्स बनवाए हैं, 22 एम्स हो गए। कहां पहले कितने, एक एम्स था ना, 22 एम्स हो गए, 225 मेडिकल कॉलेज हो गए। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि यदि छोटा जिला हो तो उसकी बात छोड़ दीजिए, नहीं तो लगभग अधिकांश जिलों में, जितने बड़े जिले, कम से कम एक मेडिकल कॉलेज वहां जरूर होना चाहिए। ऐसे 225 मेडिकल कॉलेज खुल गए। मेट्रो सेवाओं का जहां तक प्रश्न है, बहुत सारी हो गई। एक बहुत बड़ी बात हुई है नौजवानों के अंदर, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एक विश्वास का भाव जो पैदा हुआ है, और साथ ही साथ एक जिसे कहते हैं ना, कुछ नया करने की, कुछ नया कर कुछ निकालने की एक जो ललक होती है मन के अंदर, वह नौजवानों के अंदर पैदा हुई है। एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी है, 2014 के पहले इस देश में बामुश्किल स्टार्टअप्स 400, 500, 600 के आसपास हुआ करते थे। आज हमारे देश में नौजवानों ने एक करिश्मा किया है कि स्टार्टअप्स का नंबर अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख तक पहुंच गया है। 1 लाख तक, 400, 500 और कहां 1 लाख। और यूनिकॉर्न्स का वो भी अप्रॉक्सीमेटली 100 है। बीच में तो 107 हो गया था, लेकिन वो 2, 3, 4 ये नंबर घटता बढ़ता रहता है। यह उनकी संख्या हो गई है। एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, हर में भारत को एक अच्छी खासी कामयाबी हासिल हुई है। मैं यहां का डिफेंस की भी मैं चर्चा कर देना चाहता हूं कि डिफेंस के क्षेत्र में क्या हुआ है, उसकी जानकारी आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से मिल ही गई है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी कुछ बातें आप सबके सामने रखी हैं। लेकिन प्रारंभ से ही हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि हमको सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता हासिल करने की जरूरत है। हम बराबर तोप हों, गोले हों, एमिनिशंस हों, जो कुछ भी हों, मिसाइल्स, हर चीज बाहर से ही बराबर इंपोर्ट करते रहेंगे। आज ये नहीं कह रहा हूं कि अब हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। आज हमारी आवश्यकता है, हम अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने देंगे। जरूरत है तो थोड़ा करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन इन सब सारे डिफेंस आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग भी हम भारत में प्रारंभ कर चुके हैं और उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो हम यहां कर रहे हैं, उसका परिणाम यदि देखना हो तो लगभग 900 करोड़ का एक्सपोर्ट 2013 में भारत का होता था डिफेंस आइटम्स का। आज वह एक्सपोर्ट बढ़कर 16,000 पहुंच गया है। और मैं समझता हूं कि कुछ ही महीनों के अंदर वह 20,000 करोड़ क्रॉस करेगा, जो अब तक की बातचीत हुई है। इस क्षेत्र में भी सरकार ने काफी
काम किया है और कुछ मेजर डिसीजंस भी हम लोगों ने डिफेंस के क्षेत्र में लिए हैं, जिसके कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। और आपने देखा होगा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर का बराबर जोर रहा है कि मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ, और मेक फॉरवर्ड, और सारी दुनिया के लिए बनाए। इसी लक्ष्य को सामने रखकर हम लोग लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जहां तक सिक्योरिटी का प्रश्न है, सिक्योरिटी के फ्रंट पर भी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है। हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति निर्देशक तत्व हम जिसे कहते हैं। जब हम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं मित्रों, तो सबसे पहले बात सीमाओं की सुरक्षा की आती है, क्योंकि यदि सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो हमारा राष्ट्र भी किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं होगा। सीमा सुरक्षा की दृष्टि से हम 7 देशों के साथ लगे हुए 15,106 किलोमीटर लंबे लैंड बॉर्डर्स की निगरानी तो करते ही हैं, साथ ही साथ 7,516.6 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन और कई लाख वर्ग किलोमीटर, जहां तक मेरी जानकारी है अप्रॉक्सीमेटली 21.72 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की भी रखवाली की हम लोग करते हैं। पिछले लगभग 75 ईयर्स में लैंड और मैरीटाइम बाउंड्रीज पर हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, मगर हमारी सेनाओं और सुरक्षा बलों ने मिलकर उस चुनौती का डटकर सामना किया है और उस पर विजय प्राप्त की है। साथियों, जब से हमारा यह भारत आजाद हुआ है, कई भारत विरोधी ताकतों की यह लगातार कोशिश रही है कि या तो सीमाओं पर या फिर सीमाओं के रास्ते से भारत के भीतर अस्थिरता का माहौल पैदा किया जाए। पाकिस्तान की जमीन से इसके लिए बड़े पैमाने पर लगातार कोशिश की गई है। आप लोग पड़ोसी हैं, अच्छी तरह जानते होंगे। और पाकिस्तान की तरफ से भारत को चोट पहुंचाने की कितनी बार और कैसी कैसी नापाक कोशिशें हुई हैं, इस पर मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि सीमा पार से प्रायोजित जो आतंकवाद है, आतंकवाद ने इस देश में हजारों निर्दोष नागरिकों की जानें दी हैं। दुर्भाग्य से आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली ताकतों को सही जवाब देने में देरी हुई। देरी ही नहीं बल्कि यूपीए सरकार के बारे में कहूं कि जितना इफेक्टिव स्टेप लेने चाहिए थे हो नहीं पाया, और पाकिस्तान को ही आतंकवाद से प्रभावित देश मानने की हम लोगों ने एक बार गलती कर दी थी कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से यह प्रभावित देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ की, इसकी जानकारी है आपको। और पहली बार देश ही नहीं, दुनिया ने जाना कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का मतलब क्या होता है, यह दुनिया ने समझा। और आतंकवाद के खिलाफ हमारी सरकार ने, जैसा हमने बताया कि उरी और पुलवामा की घटना हुई, उसके बाद क्या किया, भारत और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर ने लंबे समय तक आतंकवाद का दंश झेला है। और यहां के लोग इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि आतंकवाद का जहर समाज को कैसे जड़ों से खोखला कर देता है। आतंकवाद का पूरा नेटवर्क यहां जम्मू और कश्मीर में दशकों से काम कर रहा था। आज उस नेटवर्क को काफी हद तक कमजोर करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। और हमने आतंकवाद की फंडिंग पर भी रोक लगाई है, हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई पर भी हमने रोक लगाई है। और आतंकवादियों के सफाई के साथ साथ जो अंडरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क यहां काम करता था, उसे भी छिन्न भिन्न करने की हम लोगों ने भरपूर कोशिश की है। और इस काम को करने के लिए जहां पर विल पावर की जरूरत होती है, वहीं उन कंस्ट्रेंट्स को भी समाप्त करने की भी जरूरत थी, और जो ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ प्रभावी करने की राह में बाधा बनते हैं। और साथियों, आर्टिकल 370-35A को लेकर जो कुछ भी करना चाहिए वो हम लोगों ने किया, कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को पूरा किया। और हमने इस धारा 370 को समाप्त कर दिया, और दशकों में जो नाइंसाफ जम्मू और कश्मीर की जनता के साथ हो रही थी नाइंसाफी, उनके साथ हम लोगों ने इंसाफ किया है।
और मैं इसे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ इंसाफ नहीं मानता हूं, बल्कि भारत देश के साथ इंसाफ मानता हूं, क्योंकि धारा 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त था, उसका कोई लाभ होता तब तो बात समझ में आती, लेकिन कोई लाभ भी नहीं हो रहा था, इसलिए हमको समाप्त करना पड़ा। आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करने वाले देशों को यह अच्छी तरह से समझना होगा कि यह खेल अब लंबा नहीं चलने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ आज दुनिया के अधिकांश बड़े देश एक मत हो चुके हैं और एक मन हो चुके हैं। एक समय था जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका आतंकवाद को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह देखता था, पर 9/11 की घटना के बाद उसका नजरिया बदला और अमेरिका यह मानता है कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ एक वैश्विक अपराध है और टेररिज्म इज ए ग्लोबल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब अमेरिका भी यह बोलता है, यहां तक कि मुस्लिम देशों में भी यह नजरिया बन चुका है कि टेररिज्म इज अनएक्सेप्टेबल। यानी भारत जो बात कई सालों से कह रहा था, वही बात अब लगभग पूरी दुनिया मानने लगी है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। शायद समाचार पत्रों में आपने उसे देखा होगा और उसे पढ़ने पर साफ पता चलता है कि आज भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर कैसे अमेरिका सहित पूरे विश्व की मानसिकता को बदलने में कामयाबी हासिल की है। पूरे विश्व की मानसिकता आप उठाकर पास हिस्ट्री देख लीजिए बहुत सारे देशों की कि आतंकवाद के मुद्दे पर उनकी क्या अप्रोच रही है। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में एक बात साफ हो गई है कि यूएन लिस्टेड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, जिनमें लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन शामिल हैं, उनके खिलाफ कंसर्टेड एक्शन होना चाहिए। यह अमेरिका और इंडिया के बीच का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है, उसमें यह बात कही गई। और इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान अपने यहां होने वाली हर आतंकी कार्रवाई पर लगाम लगाए और अपनी जमीन का इस्तेमाल, यह अमेरिका भी बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा जो लोग पास हिस्ट्री जानते होंगे, और अपनी जमीन का इस्तेमाल इसके लिए किसी भी सूरत में न होने दे। साथ ही 26/11 और पठानकोट के हमलों के दोषियों पर कार्रवाई करे। पहली बार यह स्टेटमेंट आया। इसी तरह टेरर फंडिंग को समाप्त करने पर भी ज्वाइंट स्टेटमेंट में बात की गई है। यह छोटी कामयाबी नहीं है, क्योंकि इससे सिद्ध हो गया है कि भारत जो कुछ भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करने के लिए कर रहा है, वह सही दिशा में जा रहा है। साथियों, स्वाभाविक है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस ज्वाइंट स्टेटमेंट से मिर्ची लगेगी। उनकी तरफ से फिर से वही रटा रटाया बयान आया है कि भारत दुनिया का कश्मीर से ध्यान हटा रहा है। हम मान गए इस बात को। काफी हद तक कश्मीर के मुद्दे से दुनिया का ध्यान हटाने में कामयाबी हमने हासिल की है। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा, जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते हैं। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। और आपने देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर
कई बार वहां के लोग स्लोगन नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज करो। यह कोई छोटी बात नहीं है। साथियों, हमारा दूसरा पड़ोसी देश चीन है। चीन के साथ भी कई बार कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद हो जाता है, मगर सच है कि लंबे समय से चीन के साथ सीमा को लेकर परसेप्शनल डिफरेंस है ही। और इसके बावजूद कुछ ऐसे समझौते हैं, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनका पालन करते हुए दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग करती हैं। यह समझौते नरसिम्हा राव जी के समय में, अटल जी के समय में और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में दोनों देशों की सहमति के आधार पर भी हुए हैं। 2020 में पूर्वी लद्दाख में जो विवाद हुआ था, उसका कारण था कि चीन की सेनाओं ने एग्रीड प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज किया था। चीनी सेना पीएलए ने यूनिलेटरल तरीके से एलएसी पर कुछ बदलाव करने का प्रयास किया, जिसे हमारे बहादुर सैनिकों ने उसे विफल कर दिया। गलवान की उस घटना का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि उस घटना को 3 वर्ष गुजर चुके हैं, मगर जिस शौर्य पराक्रम के साथ साथ संयम का परिचय भी हमारी भारतीय सेना ने दिया है, वह देश कभी भूल नहीं सकता। बहनों भाइयों, मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते आने वाली पीढ़ियां भी हमारे जाबाज सैनिकों पर गर्व करेंगे। दूर दराज बैठे हुए लोगों को इसका अंदाज नहीं लग पाता। बराबर डे टू डे की रिपोर्टिंग मुझे होती थी। मैं जानता हूं किन परिस्थितियों में हमारे नौजवान लड़ते हैं, कितनी बहादुरी के साथ लड़ते हैं, कितनी हिम्मत के साथ लड़ते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनकी चर्चा भी मैं नहीं कर सकता। मगर इतना मैं जरूर कहूंगा कि जब भी गलवान का इतिहास लिखा जाएगा, तब पूरा देश हमारे सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर गर्व करेगा। मेरे बहनों भाइयों, यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ आपके सामने कहना चाहता हूं। और मुझे तकलीफ तब होती है जब सरकार को कटघरे में खड़ा करने के प्रयास में हमारे देश के सैनिकों के पराक्रम पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। नहीं होना चाहिए। भारतीय सेनाओं की प्रतिष्ठा, उनकी बहादुरी और उनकी निष्ठा पर भारतवासियों को नाज है। रहा सवाल चीन के कब्जे का, तो मैं यहां फिर से दोहराना चाहूंगा, 2013 के बाद एलएसी से सटी भारतीय सीमा पर बराबर कुछ न कुछ हरकतें होती रही हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा कब्जा हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हो गया हो, बहुत बड़ा बदलाव कोई हो गया है, इसे मैं खारिज करता हूं। भारत और चीन के बीच सीमा के विवाद का हल बातचीत के रास्ते और शांतिपूर्ण तरीके से हो, हम ये चाहते हैं। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत इस समय चल ही रही है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम भारत की सीमा, उसके सम्मान और उसके स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। सीमाओं की पवित्रता को हम कतई भंग नहीं होने देंगे। मित्रों, चीन के साथ 1962 में जो हुआ, उससे हमने बहुत कुछ सबक लिया है। उस समय देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बहुत ही खराब थी। आज स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। हमारी सरकार ने रोहतांग में अटल टनल का निर्माण किया है। यह प्रोजेक्ट लंबे समय से लटका हुआ था। हमारी सरकार ने 26 सालों का काम 6 साल में करके दिखाया है। जितने हाई अल्टीट्यूड पर यह अटल टनल बना है, उतने हाई अल्टीट्यूड पर इतना बड़ा टनल विश्व में कहीं भी किसी दूसरे देश में आपको नहीं मिलेगा। इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है और यह टनल उत्तरी सीमाओं पर सेनाओं के आवागमन को बहुत सुगम बनाता है और एक इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी हम सबको है। साथियों, आज तो लद्दाख में 19,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंचाई पर रोड बना दी है हम लोगों ने। यह उमलिंगला पास पर रोड बनाकर बीआरओ ने दुर्गम इलाकों को भी जोड़ दिया है। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख में 135 किलोमीटर लंबा एक और हाईवे बना रहा है, जो डेमचोक और चुशूल को जोड़ देगा। यानी पैंगांगसो तक पहुंचने का रास्ता पहले के कंपैरिजन में काफी हद तक आसान हो जाएगा। आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बड़ी तेजी से देश के सभी सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का, ब्रिजेस का और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी
निर्माण कर रहा है और लद्दाख ही नहीं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश सभी सीमाई राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य जारी है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती बहुत जरूरी है और साथ ही जो भारतीय नागरिक तमाम कष्ट झेलने के बावजूद सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं उन्हें भी इसका लाभ होता है। सीमाओं पर रहने वाले नागरिक हमारे लिए स्ट्रेटेजिक एसेट हैं। उनके हितों को ध्यान में रखते हुए भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना जरूरी है। हम तो चाहते हैं कि हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो जाए कि हम बहुत सारे लोगों को सीमा पर भी ले जाकर वहां बसाना चाहते हैं, वहां पर अपने घर बनवाएं, वहां पर रहें, क्योंकि जो सीमा पर रहने वाले लोग हैं वो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट हैं। साथियों, एक समय था नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका इंसर्जेंसी की चपेट में था और पिछले 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट में शांति का एक नया दौर आया है। बड़ी संख्या में इंसर्जेंट्स या तो मारे गए हैं या तो मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। आज आप पूर्वोत्तर के राज्यों में जाएं तो आपको पूरी तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। पहले का नॉर्थ ईस्ट और अब का नॉर्थ ईस्ट दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी के अब तक के प्रधानमंत्रित्व काल में कि काल की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री नॉर्थ ईस्ट में शांति की बहाली है। कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि मणिपुर में कुछ ऐसी स्थिति पैदा हुई है, लेकिन अभी स्थिति धीरे धीरे काफी हद तक सामान्य हो रही है। और मुझे इस बात की व्यक्तिगत रूप से संतोष है कि 5 साल मुझे गृह मंत्री के रूप में भी इस पीस प्रोसेस में को गति देने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ है। पूर्वोत्तर भारत में इंसर्जेंसी की समस्या पर साथियों जहां हमने काबू पाया है, वहीं पर वामपंथी उग्रवाद नक्सलिज्म पर भी नियंत्रण पाने में हमने काफी सफलता हासिल की है। और आज नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से में अफ्स्पा आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट हटा लिया गया है। अब मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब जम्मू और कश्मीर में भी परमानेंट पीस आएगी और यहां से भी अफ्स्पा हटाने का हमें मौका मिलेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हर संकट के खिलाफ आज के हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह के नेतृत्व में बड़े प्रभावी ढंग से कार्रवाई चल रही है। मैं अमित शाह जी की जो भूमिका है उसकी भी यहां आप सबके समक्ष सार्वजनिक रूप से सराहना करना चाहता हूं। मित्रों, जहां तक लैंड बॉर्डर्स की रक्षा जरूरी है, वहीं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिफेंस भी यह बेहद महत्वपूर्ण है। और आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की ज्योग्राफिक लोकेशन ऐसी है कि भारत अपनी इकोनॉमी के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी और ट्रेड की दृष्टि से भी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज भारत दुनिया की, जैसा हमने बताया, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और बन चुका है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए भारत ने एक स्ट्रेटेजिक विजन की भी संकल्पना की है, जिसे हम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर के नाम से जानते हैं। सागर के द्वारा हमारे कोस्टल नेबर्स के साथ भारत के आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को स्वाभाविक रूप से बढ़ावा मिला है। इसके द्वारा मानवीय सहायता, पायरेसी और आतंकवाद को कम करने में भी काफी मदद मिली है। साथियों, हिंद महासागर का पूरा इलाका जो हम देख रहे हैं, वहां पर आज भारतीय नौसेना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभा रही है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका हमारी नौसेना निभा रही है। मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने इस महासागरीय क्षेत्र में एक ऐसा भरोसा और विश्वास अन्य देशों के अंदर भी पैदा किया है कि उन्हें वे इंडियन ओशन में सबसे बड़े संकट मोचक और रक्षक के रूप में देखा है। साथियों, आज दुनिया की बड़ी से बड़ी नौसेनाएं भारत के साथ मिलकर अभ्यास करना चाहती हैं। पिछले दिनों मैंने दक्षिण भारत का दौरा किया और सदर्न नेवल कमांड सहित भारत के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में नौसेना की ताकत को करीब से मैंने अनुभव भी किया है। हमने तो अब विक्रांत जैसे विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना लिया है, जो विक्रमादित्य के साथ मिलकर देश की समुद्री सीमाओं की समय रक्षा कर रहा है। आगे भी हमारी योजना इसी प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की और है, जिस पर कि काम चल रहा है। मेरा तो यहां तक मानना है कि इस नए दशक में भारतीय नौसेना दुनिया की टॉप 3 सेनाओं में से एक बन जाएगी। हमारी कोशिश यह है, हम इकोनॉमी की दृष्टि से नहीं
बल्कि सेना की ताकत के मामले में भी हम दुनिया के टॉप 3 देशों में खड़ा करना चाहते हैं। टॉप 1 शायद आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हों तो वह भी दिन हमको देखने को मिले। साथियों, आज हमने हमारे नेबरहुड की अवधारणा को भी और व्यापक स्वरूप प्रदान किया है। हमारे आसपास ऐसे भी अनेक देश हैं जिनकी सीमाएं हमारी थलीय सीमा से नहीं लगती, लेकिन वह हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड की संकल्पना के तहत आते हैं। एक्सटेंडेड नेबरहुड की हमारी एक संकल्पना है, उसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे आसियान कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, यह सब सारी कंट्रीज हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड के अंतर्गत आती हैं। ऐसे देशों के साथ भौगोलिक दूरी, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हमारी भले ही हो, पर दिलों की नजदीकी अच्छी तरह हम लोगों ने कायम कर रखी है। आप लोगों ने समय समय पर, जब भी हमारे मिनिस्टर्स के दौरे होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के दौरे होते हैं, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं उससे उसकी झलक आप साफ तौर पर देख सकते हैं। साथियों, आज ग्लोबल थ्रेट्स और चैलेंजेस का स्वरूप इतना डायनेमिक हो गया है, यह आवश्यक हो गया है कि हमारा रिस्पांस भी इंटीग्रेटेड हो और साथ ही साथ यूनाइटेड भी हो। भारत एक प्रमुख रीजनल पावर है, इसलिए हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड के साथ अन्य देशों को लेकर अपनी सुरक्षा चिंताओं को अलाइन करना हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भारत का पश्चिम एशिया के देशों के साथ बेहतर संबंध होना यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह सारे देश, जिसमें सऊदी अरब, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन इत्यादि शामिल हैं, और भारत की एनर्जी और स्ट्रेटेजिक बैलेंस की दृष्टि से भी इनका एक अपना विशेष महत्व है। साथ ही इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी रहते हैं जो काम और व्यापार के सिलसिले में वहां रहते हैं। प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से इस इलाके के देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। परिणाम सामने हैं। यहाँ के अधिकांश देश आतंकवाद को किसी भी सूरत में समर्थन अब नहीं दे रहे हैं। इनमें से कुछ थे जो समर्थन देते थे। इससे हमारे सुरक्षा संबंधों में काफी सुधार हुआ है और सकारात्मक परिणाम साथियों अब सामने आ रहे हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक पॉलिसी आपस में एक दूसरे से ये जुड़ी हुई है। साथियों, आजकल इंडो पैसिफिक की खूब चर्चा हो रही है। आप लोगों ने समाचार पत्रों में भी देखा होगा। भारत का दृष्टिकोण इंडो पैसिफिक के लिए काफी पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और भारत की क्षेत्र में मजबूती हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में इंडो पैसिफिक का क्षेत्र बहुत अहम होने वाला है। और मित्रों, इस ग्लोबलाइज्ड और इंटीग्रेटेड वर्ल्ड में भारत की सिक्योरिटी सिनेरियो का समीकरण तब तक सही नहीं बैठेगा जब तक कि विश्व में मेजर पावर्स के साथ हमारा अच्छा तालमेल न हो। और भारत ने विश्व के ट्रेडिशनल सुपर पावर्स जैसे अमेरिका और रूस के साथ भी बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से संबंधों का निर्वाह किया है। कभी कभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। जो भारत के हित में होगा वो हम करेंगे। जबकि इसके साथ साथ हमने ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउसेज जैसे जापान और साउथ कोरिया के साथ भी अच्छे संबंध बनाए हैं। आज भारत अमेरिका का संबंध वास्तव में एक नेचुरल एलाई के रूप में देखा जा रहा है, और दोनों ही देशों में एक बड़ी समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा, रिच डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस भी हैं, और अब सुरक्षा की दृष्टि से भी दोनों देश बेहद करीब एक दूसरे के आ रहे हैं। और अमेरिका के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है जो हाल में और अधिक गहरी हुई है। साथियों, हम भारत अमेरिका डिफेंस कोऑपरेशन को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं, और दोनों देशों के बीच मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट के विस्तार और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर और अंतरिक्ष आपसी लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। आज भारत अमेरिका रक्षा सहयोग एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा हुआ है, वह डिफेंस कोऑपरेशन की दृष्टि से बड़ा ही लैंडमार्क इवेंट है। और यह बहुत बड़ी बात है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में दोनों नेताओं ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन में आने वाले हर रोड ब्लॉक को दूर करने का संकल्प किया है। और साथियों, अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी GE और भारत की HAL के बीच एयरक्राफ्ट इंजन बनने का जो समझौता हुआ है, उससे भारत जेट विमान बनाने वाली
भारत जेट इंजन बनाने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अब तेजस विमानों में मेक इन इंडिया इंजन लगेंगे, मेक इन इंडिया इंजन लगेंगे। यह हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, भारत अमेरिका दोस्ती को बढ़ाने के लिए MQ-9B ड्रोन खरीदने का भी एक समझौता हुआ है, जो भारत में ही असेंबल होंगे। इनका मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहाल भी कहीं पर होगा तो हमारे और आपके देश भारत में ही होगा। कुछ लोगों ने लेकर इसको कुछ विवाद भी खड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं, उन्हें कहीं कुछ मिलेगा नहीं। DHA ने इस पर अपनी सहमति दी है और अमेरिका में समझौता हुआ है। MOD इसका प्रोक्योरमेंट करते समय इसका एक्विजिशन कास्ट कंपेयर करेगी। हम देखेंगे कि जनरल एटॉमिक अन्य देशों में किस दाम पर, किस कीमत पर लोगों को दे रहा है। प्रोक्योरमेंट के जो भी इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर हैं, उन सारे इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ही इसे लिया जाएगा। मित्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भारत की सेनाएं सरहदों और सागर तक की सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। सरकार की तरफ से उन्हें पूरा सपोर्ट और इंकरेजमेंट है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वेपनरी के साथ उनको लैस करना यह हमारी प्रायोरिटी है, ताकि भारत की सेनाएं दुनिया की मॉडर्न आर्मीज की फ्रंट लाइन में गिनी जाए। यह हमारी दिली ख्वाहिश भी है। यदि हमारी यह प्रायोरिटी नहीं होती तो भारत वायुसेना का न्यू जनरेशन फाइटर प्लेन के लिए 20 सालों का इंतजार अभी खत्म न होता। आज वायुसेना के पास राफेल जैसे 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर प्लेन आ चुके हैं और अब भारत की संप्रभुता, अखंडता, सीमा सुरक्षा के लिए किसी भी चुनौती का जवाब देने की हमारी ताकत काफी बढ़ चुकी है। मगर भारत अपनी सामरिक और सैन्य ताकत के लिए आयातित हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इसलिए इस दृष्टि से, जैसा मैंने कहा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, यह जो हमारे प्रधानमंत्री जी का स्लोगन था, उसी आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा संकल्प है कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर ही हम दम लेंगे। साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा का ताना बाना आप सभी जानते हैं कि तभी मजबूत होगा जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे। आज रक्षा बजट में भारतीय कंपनियों से सामान खरीदने के लिए अलग से भी बजट की व्यवस्था है। भारतीय कंपनियों से सामान खरीदने के लिए अलग से बजट में व्यवस्था की है और मैं साफ कर दिया है कि अब 75% वेपन्स भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। 75% बजट का 75% जो भी सामान खरीदना है हमारी PSU से खरीदिए, हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री से खरीदिए, उसके लिए मुकम्मल तौर पर तय कर दिया है। हम पहली ऐसी सरकार हैं साथियों जिसने हथियारों के आयात के लिए खुद पर ही प्रतिबंध लगाया। हमारी सेनाओं की ओर से 411 आइटम्स की, जो हम डिफेंस हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनकी तरफ से 4666 आइटम्स की पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की गई है। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का मतलब यह होता है कि हम यह सब सारे सामान एक निर्धारित समय के बाद, 6 महीना तय किया है, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम दुनिया किसी दूसरे देश से नहीं लेंगे, बल्कि अपने देश की धरती पर ही बनाएंगे और भारतवासियों के हाथों से बनाएंगे। इसमें लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, जिसे LRU कहते हैं, हथियार, गोले बारूद, मिसाइल और अन्य रक्षा साजो सामान भी शामिल हैं, जिनका निर्माण अब केवल और केवल हमारे ही देश में होगा। साथियों, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यानी ढांचागत सुधार भी किए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि लंबे समय के बाद देश में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का भी गठन किया गया है। साथ ही रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का भी गठन किया गया है और इन्हें आज़ादी के बाद भारत में हुए सबसे बड़े डिफेंस रिफॉर्म्स के रूप में भी काउंट किया जा रहा है। डिफेंस रिफॉर्म्स की इस नीति पर आगे बढ़ते हुए हम एक नए तरीके से थिएटर कमांड्स का निर्माण करने की दिशा में काम कर रहे हैं और यह भी अपने आप में एक क्रांतिकारी सुधार होने जा रहा है। मित्रों, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जिस बड़े पैमाने पर काम चल रहा है वह अपने आप में अभूतपूर्व है। सुरक्षा से जुड़े हर विभाग के बीच एक बेहद अच्छा तालमेल है।
इसके बावजूद हम इस बात को लेकर सचेत हैं कि हमारी दृष्टि भारत विरोधी ताकतों के नापाक इरादों और मंसूबों को किसी भी सूरत में फलीभूत न होने दें। आज का विषय विषय तो कुछ और था, जिस पर कि मैंने प्रारंभ में 10-15 मिनट के अंदर अपनी बातें रखी हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर भी चूंकि प्रेजेंटेशन सामने हुआ है, इसलिए उस पर भी मैं अपनी बात रख दूं, इसलिए यह बात मैंने आपके समक्ष रखी है। लेकिन यह विषय ऐसा है कि कोई भी समय सीमा इसके लिए कम होगी, और मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस समय जो देश में सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही है, हम किसी भी सूरत में राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय उत्थान के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे जिस हद तक जाना। हम आपको बता दें कि अपने संबोधन के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी के त्रिकुटा नगर स्थित मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मौजूदा राजनीतिक हालात की समीक्षा की गई और सांगठनिक मामलों पर भी चर्चा की गई। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।